हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में जानेंगे। हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने सीएनसी के बारे में इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री जानी थी। आज चैप्टर 2 है और इसमें हम सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत सी चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो हमारे सेफ्टी और क्वालिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं इंडस्ट्रीज में, अपनी डेली लाइफ में। उनके बारे में जानेंगे। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है और आज के कंटेंट रहेंगे हमारे, जैसे कि पहला कंटेंट है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि क्वालिटी किसको बोला जाता है और बेसिकली क्वालिटी है क्या। अगर हम जब सेफ्टी की और क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी है क्या, और इसके साथ क्या सेफ्टी को हम डिफरेंट टर्म में देखते हैं कि क्वालिटी एक अलग चीज है और सेफ्टी अलग चीज है। ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी के बिना सेफ्टी रखी जा सकती है, सेफ्टी के बिना क्वालिटी पे ध्यान दिया जा सकता है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे। देन हम शिफ्ट हो जाएंगे पीपीई किट के लिए। आपके लिए एक नई टर्म है पीपीई किट। और ये इंडस्ट्री में अगर आप एक ऑपरेटर नॉर्म्स से जाना चाहते हैं या फिर आप एक अपनी इंडस्ट्री स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी में हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। उन्हीं में से एक इक्विपमेंट है हमारे पास पीपीई किट। सेफ्टी में ही एक और चीज आ जाएगी 5S। 5S बहुत एक एडवांस टर्म है और अगर हम 5S को नहीं समझते हैं तो हम अपने लाइफ के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एक जर्नी होती है, उसको हम कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी काम को करने के लिए हम बहुत ज्यादा समय का उपयोग किया करते हैं। तो 5S हमें सिखाता है कि किसी भी काम को कितनी आसानी से किया जाए, ये कैसे किया जाए। तो ये 5S से हम समझेंगे। देन हम शिफ्ट हो जाएंगे कि हमारी मशीनिंग में एक 7 ऑपरेटिंग मोड होता है। अगर हम सीएनसी की बात कर रहे हैं तो उसमें 7 ऑपरेटिंग मोड होता है। ये 7 ऑपरेटिंग मोड, इसमें 7 टाइप्स के मोड दिए जाते हैं और वो मोड एक एक करके हम सारे को समझेंगे। लास्ट में आएगा हमारे पास 6 मेन फंक्शंस की। 6 मेन फंक्शंस की डायरेक्ट रिलेशन बनाती है हमारे इन मोड्स के साथ। तो पहले हम मोड पढ़ेंगे, फिर हम 6 मेन फंक्शंस की पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ, जो कि क्वालिटी की रहेगी। देखो यहाँ पे जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी ना तो पुअर की टर्म में आती है, ना ही एवरेज के टर्म में आएगी, और ना ही गुड के टर्म में आएगी। अगर कोई भी वर्क, कोई भी चीज हमारी एक्सीलेंट है, तब उसकी हम समझेंगे कि ये क्वालिटी के नॉर्म्स के साथ रिलेट कर रही है। अगर वो एक्सीलेंट नहीं है तो हमारी क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रही है, कुछ ना कुछ उसमें लैकिंग रह रही है। और अगर हम जब तक उस चीज को सही नहीं करेंगे, उस एक्सीलेंस में आने के लिए जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, तब तक हम क्वालिटी को, क्वालिटी के नॉर्म्स को नहीं पूरा कर सकते। तो क्वालिटी के हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। क्वालिटी रेफर्स टू द परफॉर्मेंस of a product upon expectations and fitment fitness for functions. A product is considered to be of good quality if it is satisfied customer requirements। देखो यहाँ पे एक टर्म आ रही है हमारे पास, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो इस चीज को आप याद रखना, आगे हम एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से कि ये पूरी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। आगे पढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ग्रेड, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस एंड इंटेंडेड यूज ऑब्लिक पर्पस। मतलब क्वालिटी तब क्वालिटी है अगर उसमें आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पूरी करवा रहे हो। तो अब इसको थोड़ा समझो। समझो कि आप, अगर आपका एक इंडस्ट्री है और आपका एक वेंडर है, आप अपना प्रोडक्ट जो है वो अपने वेंडर से बनवा रहे हो। आप प्रोडक्ट जो बनवा रहे हो उस वेंडर के लिए आप क्या हो, उसका कस्टमर। अगर वो आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, क्या आप उसे परचेज कर लोगे? नहीं कर सकते। अब
अगर सेटिस्फाइड कस्टमर रिक्वायरमेंट को हम समझें तो ये किस टर्म में आएगी, उसकी परफॉर्मेंस के टर्म में, उसके ग्रेड के टर्म में, वो ड्यूरेबिलिटी कितना टाइम लगा रहा है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, वो दिखने में कैसा है, अपीयरेंस, वो दिखने में कैसा है, और उसका पर्पस क्या हो रहा है। ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हम क्वालिटी को समझते हैं। अब आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन से मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि क्वालिटी के लिए होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कंसिस्टेंसी। देखो क्वालिटी है, अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो वो उसमें क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी एक काम कर रहे हैं, जब आपने किसी का काम को अडॉप्ट किया है, आप उसे प्रोडक्ट बना के देंगे, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, पूरा जागरूकता रखनी पड़ेगी, आपको वो लगातार उसमें बने रहना पड़ेगा। अगर आप कहीं फ्लक्चुएट होते हो तो आपकी क्वालिटी के साथ कुछ ना कुछ आप हेर फेर कर रहे हो और उस चीज को कोई परचेज नहीं करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। उसके बाद आता है परफेक्शन। अगर आप कंसिस्ट हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, कस्टमर को लेके, अगर आप कंसिस्ट हैं, देन आप उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। तो आपका सेकंड टर्म आ जाता है परफेक्शन। आपको प्रोडक्ट के पूरी एफिशिएंसी को समझना पड़ेगा, उसके नॉर्म्स को समझना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशंस को समझना पड़ेगा। तो आप जब ये चीजें समझते हैं तब आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। अगर आप परफेक्ट हो गए एक बार, तो आप किसी भी वेस्ट को एलिमिनेट कर पाओगे। एलिमिनेट वेस्ट क्या है, जो होने वाले कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके कारण हमारे वेस्टिंग हो जाता है, मटेरियल ज्यादा खराब होना शुरू होता है। जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा नेग्लेक्शन कर रहे हो, आप उसमें बहुत कमियां लेके आ रहे हो, तो वो क्या है, कम होना शुरू हो जाती है। अगर हम कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, परफेक्शन रख रहे हैं, और देन एलिमिनेटिंग वेस्ट कर रहे हैं, तो हम चले जाएंगे कस्टमर रिक्वायर्स फुलफिल। अब हम कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो आपको कम से कम वेस्ट करना पड़ेगा, परफेक्शन पे काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी में रहना पड़ेगा, तब आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। और एक बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर दी, तो आप उसके साथ डिलाइट हो सकते हो। और डिलाइट अगर नहीं होते हैं कस्टमर के साथ, डिलाइट क्या चीज है, कस्टमर के साथ आपको अपना रिलेशनशिप जो ऐसे बनाना है वो बिल्कुल ट्रुथ बनाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक बार आपने उसे अच्छी सी चीज दे दी बना के, सेकंड टाइम आप उसे बेकार सी चीज बना के दे दो। तो ऐसा भी नहीं करना है, हमेशा आपको ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। अगर आप उसे पीठ पीछे भी कोई चीज कर रहे हो तो आपको एक अच्छी ही डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर आप डिलाइट नहीं कस्टमर के साथ, तो कस्टमर एक बार आप बेवकूफ बना लेंगे उसे, सेकंड टाइम वो आपको कोई भी काम नहीं देगा, और जिसके कारण आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी मार्केटिंग है, वो डाउनफॉल में चली जाएगी और आपके साथ कस्टमर द्वारा कभी भी डील नहीं कर पाएगा। और अगर हम कस्टमर के साथ डिलाइट हैं, देन वो डूइंग बेटर एवरी टाइम की टर्म में आ जाता है। मतलब जो कंपनी है, जो हमारी वेंडर है, हम अपने आप को ले सकते हैं। अगर हमारे को कस्टमर है, हम उसके साथ ये 4-5 स्टेप्स ऊपर वाले करते हैं, तो हम डूइंग बेटर एवरी टाइम में आते हैं। कि जो पिछली बार हुआ, हम डिलाइट रहे, हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट फुलफिल किए, हमने एलिमिनेटिंग वेस्ट किया, हमने परफेक्शन किया, कंसिस्टेंसी किया, तो हर बार हमें काम जो है वो बेटर करके देना पड़ेगा। अगर हम एक बार बेटर करते हैं, सेकंड टाइम बेटर नहीं करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और प्रोडक्ट बेचना है, बेसिकली आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो डूइंग बेटर एवरी टाइम करना ही पड़ेगा। तो इसको समझते हैं कि क्वालिटी जो है वो क्वालिटी इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तब हम क्वालिटी दे पाते हैं। अदरवाइज हम क्वालिटी दे नहीं पाएंगे। जब एक बार क्वालिटी हो जाती है तो हम सेफ्टी को समझ पाते हैं। अब सेफ्टी क्या है, सेफ्टी होती है कि अपनी सेफ्टी, अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी, अपने इन्वायरमेंट की सेफ्टी, अपने शॉप फ्लोर की सेफ्टी, अपने जॉब्स की सेफ्टी, अपने कस्टमर की सेफ्टी, और अपने ऑपरेटर की सेफ्टी, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके जॉब में काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं, उन सब की सेफ्टी। तो इसको हम समझते हैं कि सेफ्टी इज द कंडीशन ऑफ मिनिमाइजिंग। देखो, मिनिमाइजिंग और एलिमिनेटिंग दोनों ही बहुत एक अलग अलग टर्म है, दोनों सेम नहीं है। मिनिमाइजिंग होता है किसी भी चीज को कम करना, मिनिमाइज करना। एलिमिनेट का तो होता है उस चीज को खत्म कर देना। अगर कोई एक प्रॉब्लम आई, एक बहुत हजार्ड कंडीशन आई, एक डेंजर कंडीशन आ गई, मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मशीन के पास
कोई ऑयल गिरा हुआ है और वो हाइड्रोलिक ऑयल ले लेते हैं उसका एग्जांपल। हाइड्रोलिक ऑयल गिरा है, आपका सबसे पहला क्या टर्म होना चाहिए? अगर हाइड्रोलिक ऑयल गिरा है तो सबसे पहला क्या होना चाहिए सॉल्यूशन? कि आपको उसको साफ करना चाहिए। तो आपने उसे साफ कर दिया। अभी साफ किया तो ये क्या मिनिमाइज की प्रॉब्लम आपने क्या किया? मिनिमाइज कर दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम थी कि लुब्रिकेशन नीचे गिरा था, आपने उसको क्या किया? मिनिमाइज कर दिया, मतलब उसे साफ करवा दिया। अब एलिमिनेट कैसे किया जाए? एलिमिनेट करने के लिए आपको उसका रूट कोज ढूंढना पड़ेगा कि रूट क्या है, वो क्यों ऐसे हुआ, उसे प्रॉब्लम आई क्यों। तो एलिमिनेट करना, उसे बिल्कुल खत्म कर देना, द्वारा कभी प्रॉब्लम आए बिना। किसको? हजार्ड कंडीशन को। हजार्ड कंडीशन वो होती हैं, वो कंडीशंस जिसके कारण में हमें, मतलब अपनी बॉडी को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्सन को, मतलब मैन मशीन मटेरियल तीनों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो ना हो। ऐसी अगर कंडीशन है बनती है, उस कंडीशन को बोला जाता है हजार्ड कंडीशन, जिसमें हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट को खतरा है, हमें खुद को खतरा है, तो उसको बोलते हैं हजार्ड कंडीशन। दैट कैन कॉज बॉडली इंजर। अगर ये चीज होती है तो हमारी उससे बॉडी जो है वो इंजरी हो सकती है। बॉडी को आप सिर्फ अपनी बॉडी को मत लो, बॉडी से मतलब पार्ट की बॉडी, जो आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट को अगर आप सेफ्टी की वाइज नहीं रखते हैं, संभाल के नहीं रखते हैं, तो देखो कि उसका कॉज क्या बनेगा। उसकी जो बॉडी है उस पे कोई ना कोई डेंट पड़ सकता है, क्रिएटर आ सकते हैं, उसमें बर प्रोड्यूस अगर हुई है तो आपने वैसे रख दिया तो वो भी कोई खरीदेगा नहीं। तो आपको सेफ्टी नॉर्म्स रखने पड़ेंगे। अब मैं एक अच्छी सी चीज बताने जा रहा हूँ। हमारा एक स्लोगन होता है कि सेफ्टी फर्स्ट एंड क्वालिटी मस्ट। मतलब सेफ्टी अगर आप फर्स्ट रखते हो तो आप क्वालिटी दे पाओगे, वो मस्ट हो जाएगी। अगर आप क्वालिटी मस्ट रखते हो तो सेफ्टी पहले रखनी पड़ेगी, मतलब आप विदाउट सेफ्टी कभी क्वालिटी नहीं दे सकते। तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि सेफ्टी समझो या क्वालिटी समझो, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। बिना सेफ्टी के क्वालिटी किसी काम की नहीं है। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। आप एक मॉल में गए, मॉल में जाने से पहले आपने घर में सोचा कि मैं एक शर्ट खरीदूंगा, और वो शर्ट ऐसी होनी चाहिए, व्हाइट कलर की होनी चाहिए, एक लोगो लगा होना चाहिए उसमें, कॉलर वाली शर्ट हो, और उसमें लोगो लगा हो, व्हाइट कलर की होनी चाहिए। आप मॉल में चले गए, मॉल में आपको वैसी शर्ट दिख भी गई, आपने देखी सामने, बहुत आपको पसंद आ गई, पर आपने देखा उसके साइड में ना थोड़ी सी जगह में एक क्रिएटर बना है, फटी हुई है। क्या आप उसे खरीद लोगे? आप नहीं खरीद पाओगे। अगर आपको वो वहां का कस्टमर बोलता है, वहां का जो मैनेजर है, जो वहां का एम्प्लॉय है, वो ये बोलता है कि सर आप 100 रुपया 200 रुपया कम दे दो, आप ये शर्ट खरीद लो, क्या आप खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे। क्वालिटी आपको क्या हुआ कि आपको वो चीज पसंद आ गई, आपको पसंद आई थी, बट उसकी सेफ्टी सही ढंग से नहीं थी, जिसके कारण उसमें आपको मटेरियल खराब लगा, आपने उसको परचेज नहीं किया। तो सेफ्टी अगर फर्स्ट होगी, उन्होंने अच्छे से रख रखाव रखा होता, क्वालिटी तो अच्छी ही थी कि तभी आपको पसंद आई, पर आप उसे खरीद नहीं पाए क्योंकि सेफ्टी नहीं रखी गई। हो सकता है उसे कहीं ना कहीं पैकिंग करते वक्त वो फट गई, हो सकता है पैकिंग से निकालते वक्त फट गई हो। तो वो क्या है कि सेफ्टी नहीं रखी गई। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि सेफ्टी अगर सबसे पहले रखते हैं तो हम क्वालिटी दे पाएंगे। इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट चीज को समझते हैं कि पीपीई किट। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर ने कुछ किट पहनी हुई है। आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा। आप चाहे प्रोग्रामर बनो, आप चाहे ऑपरेटर बनो, आप चाहे सेटर बनो, जब तक आप इस टर्म में हो आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि व्हाट इज पीपीई किट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पीपीई किट है क्या। ये एक सेफ्टी नॉर्म्स की टूल है, एक किट है, और इस किट में हमारे पर नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं जिनको हम पहनते हैं, और उसके द्वारा हम अपने आप की, अपने ऑपरेटर की सेफ्टी दे पाते हैं। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारे बॉडी को। हमारे पास सबसे एक मेजर पार्ट क्या दिया है भगवान ने? वो दिया है हमारा माइंड, जिससे हम किसी को सोच पाते हैं। आपकी पूरी बॉडी ओके है, आपका अगर माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो क्या बाकी बॉडी किसी काम की है? नहीं। अगर आप नीचे गिर जाएं और आपको लग जाए हेड में, बाकी सारी बॉडी ओके है, पर आपके माइंड में, हेड में लग गई है, और आप किसी उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो क्या बाकी बॉडी किसी काम की है? नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे मेजर पार्ट हमारी अगर बॉडी में कोई है तो वो हमारा माइंड है।
हमारा ये पोर्शन है, हेड है। तो हेड को सेफ रखने के लिए हेलमेट पहना जाता है, जिसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव हेलमेट या सेफ्टी हेलमेट। इसके बाद दूसरी आती है किट, हमारी आईज की प्रोटेक्शन। आईज की प्रोटेक्शन के लिए हम आई वियर या सेफ्टी ग्लासेस को पहनते हैं। ये सेफ्टी ग्लासेस क्या चीज से बचाता है हमें? अगर जब हम मटेरियल को बना के पार्ट को बाहर निकालते हैं, उस पार्ट को हम एयर गन के साथ साफ करते हैं, तो उसके कुछ बर हमारे आंखों में गिर सकते हैं, या उसका मटेरियल हमारे आंखों में गिर सकता है। उससे हमें ये जो किट है आई वियर की गोगल, वो हमें उससे बचाती है। सेफ्टी गोगल हमें उससे बचाती है, उससे हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है। देन आता है हमारे पास फेस मास्क। आपके लंग्स बॉडी में बड़े इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। आप ब्रीथ लेते हो, आप सांस लेते हो, तो सांस दो जगह से ली जा सकती है, या तो आपकी नोज से या आपके माउथ से। तो आपके लंग्स अच्छे रहें, तो फेफड़े अच्छे रहें, इसके लिए आप क्या करोगे? अपने नोज और अपनी माउथ को सेफ्टी रखोगे, तो इसके लिए पहना जाता है मास्क। डस्ट मास्क बोला जाता है इसे। इसके बाद आता है हमारे पास अपने ईयर्स। आप देखो कि कभी जब आप अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आपको पता होगा, और आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो तो आपको बता दिया जाता है कि जब आप जॉब शॉप फ्लोर पे, जहाँ पे मशीन्स रखी होती है, मल्टीपल मशीन्स होती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा नॉइस होती है। कहीं पे एयर लीकेज की नॉइस है, कहीं पे मशीनिंग की नॉइस है। वो नॉइस इतनी ज्यादा होती है कि आप इरिटेट होना शुरू हो जाओगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा आपके काम पे। तो अपने कानों में एक बड डालने के लिए उसको बोला जाता है हमारा ईयर प्लग। ईयर प्लग होता है, उसे कानों में लगाया जाता है, जिसके लगाने से नॉइस, बाहर की नॉइस हमें ईयर्स को डैमेज नहीं करती। इसके बाद आता है हमारे पास एप्रोन। ये जो इसने पहना है, ये है हमारे पास एप्रोन। इस एप्रोन से क्या होता है हमारे पास? हम अपने, या इसे बोलते हैं VIS क्लोथ्स। तो इस एप्रोन से या वीएस क्लोथ से क्या होता है, हम अपनी ड्रेस को जो हमने घर से वियर करके लेके आए थे, या हमारी एक सेक्शन है क्लोथ का, क्लोथ हम पहनते हैं, जहाँ हमारा वहां पे एक हमें ड्रेसअप रखी हुई है पहनने के लिए ऑपरेटर वाइज। तो हम उसको सेफ रखें, उसमें कोई डस्टिंग ना लगे, क्योंकि बार बार मटेरियल को उठाना है, रखना है, बेंड होना है, फिर मटेरियल को क्लैंप करना है, डी क्लैंप करना है, तो कूलेंट भी गिर सकता है। बहुत सी चीजें होती है, हमारे कपड़े खराब ना हो, इसके लिए पहना जाता है एप्रोन। इसके बाद होता है हमारे सेफ्टी ग्लव्स। हमारे हाथ हैं, आप देखोगे कि पार्ट को उठाना है और पार्ट को क्लैंप करना है, जब पार्ट बन जाए तो उस पार्ट को उठा के बाहर निकालना है। उसमें बड़े शार्प नोज होते हैं, जिसके द्वारा हमारे हाथों में लग सकती है, हमारे कट लग सकता है। कट लग गया, लोहे से अगर कट लग जाए तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। मतलब काम बढ़ रहे हैं, तो ये काम बढ़े ना, इसलिए हम पहनते हैं सेफ्टी ग्लव्स। सेफ्टी ग्लव से हमें प्रोटेक्शन मिलती है हमारे हाथों को, और हम सेफ रहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अगर आपने कोई मटेरियल, हैवी मटेरियल उठाया है, या कहीं हैवी मटेरियल रखा है, और बाई चांस वो नीचे गिर जाए और आपके पैरों पे गिरे, तो आपके पैर सेफ रहें, इसलिए हम सेफ्टी शूज पहनते हैं। हो सकता है कि दूसरे से गलती हो जाए, दूसरे ने मटेरियल को उठाया, उससे बाई चांस नीचे एकदम से छूट गया वो मटेरियल, आपके पैरों पे गिरा, तो आपके पैर सेफ रहें, इसलिए सेफ्टी शूज पहने जाते हैं। तो ये कंप्लीट पीपीई किट के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है। बेसिकली सारा हमने समझ लिया कि पीपीई किट में कुछ किट की बात हो रही है, वो किट हमारी बॉडी को सेफ रख रही है, सेफ्टी दे रही है। तो पीपीई है क्या? देखो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, मतलब ऐसी किट जो जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारी पर्सनल थिंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब हमारी बॉडी पर्सनल इसको प्रोटेक्ट कर रही है। वो वाली जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी एक किट है, तो इसको बोला जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। इसके बाद हम सेकंड, अगर सेफ्टी की बात करें, तो इसमें आता है 5S। अब 5S में सबसे पहले हमारे पास आता है 1S। देखो, 5S को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पहले इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस टाइम पे हमारे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम फेंके थे, और वो बम्बारिंग जो हुई थी उसमें कम से कम 80% जो वहां की जनसंख्या थी वो
मर गई थी और बाकी जो थी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी रेडिएशन के कारण। इतने लोग वहां पे ब्लास्टिंग से नहीं मरे थे जितने लोग रेडिएशन से मरे थे। तो जो बाकी लोग बचे थे वो वहां पे बंकर में रहे थे, मतलब जमीन के अंदर सुरंग बनाई होती है उसे बंकर्स बोलते हैं। वहां पे काफी साल तक वो रहे और बंकर्स में खाना वगैरह सब कुछ प्रॉपर रखा होता है, वो सेफ रखा होता है। अगर ऐसे इमरजेंसी हो तो वहां पे सेव किया जाता है कुछ पर्सन्स को, वीआईपी लोगों को। तो उससे क्या हुआ कि उन लोगों ने सोचा कि हमारी जो हम बेसिकली इतने टॉप लेवल के, हम एक क्या कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म थे, तो हम उधर ही वापस पहुंचे, हम जीरो से स्टार्ट ना करें, हम वापस उस प्लेटफॉर्म पे ही पहुंचे जहां पे हमें, जहां से नीचे गिराया गया है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी टर्म सोची कि 5 तरह के ऐसे टूल आए, एक एस निकले, 5 तरह के सेफ्टी नॉर्म्स निकले, जिनको करने से उन्होंने देखा कि ये चीज अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में लेके आए तो हमारे पास टाइम और भी बहुत सारा बच जाएगा, जिसके करने से, जिसके कारण हम बहुत सा काम और भी कर सकते हैं और हम धीरे धीरे अपने अपनी इकोनॉमी, अपनी कंट्री को और ग्रोथ दे सकते हैं और एक ग्लोबल लेवल में हम बराबरी में जा सकते हैं। तो उन्होंने 5 तरह के टूल निकाले, 5 तरह के एस निकाले। सबसे पहला एस था, उनकी लैंग्वेज जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है सेरी। तो सेरी का मतलब होता है, हिंदी में समझते हैं, इसका मतलब होता है छटाई करना। पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे और धीरे बाद में हम इसको कंप्लीट सेटअप के साथ समझेंगे कि पूरा एक एग्जांपल लेके कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले आता है सेरी, वो होता है छटाई करना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉर्टिंग। सेकंड ऐसा होता है सेतोन। सेतोन, सेतोन होता है किसी भी चीज को व्यवस्थित करना, इसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। फिर होता है सेसो। थर्ड एस क्या आ रहा है, सेसो। सेसो का मीनिंग होता है हिंदी में स्वच्छता, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है शाइन। फोर्थ ऐसा आता है सेकेत्सु। इसका हिंदी मीनिंग होता है मानकीकरण। मानकीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है स्टैंडर्डाइज्ड, जस्ट स्टैंडर्डाइज। इसके बाद हमारा लास्ट एस आता है शित्सुके। हिंदी में बोला जाता है अनुशासन और इंग्लिश में बोला जाता है सस्टेन। अब एक एक हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के हम इस सारे को कवर करेंगे। एग्जांपल ये है कि मान लो कि आपके घर में आ गई दिवाली, और दिवाली के टाइम में बोला जाता है कि सफाई करो। क्यों क्यों किया जाए दिवाली के टाइम में सफाई? क्योंकि लक्ष्मी माता आएंगे। अब सफाई करनी है तो सबसे पहले आपको सफाई के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं और जो आपकी जरूरत की चीज नहीं है, उनको आपको छटाई करनी पड़ेगी, उनकी आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, उनको आपको सीरी करना पड़ेगा। तो सॉर्टिंग करने से मैंने देख लिया कि ये जो चीजें निकली हैं, इन चीजों में ये मेरी जरूरत की चीज है और बाकी मेरी जरूरत की चीज नहीं है। खराब नहीं है, पर वो मेरी जरूरत की चीज नहीं है। आज मेरे जरूरत की चीज नहीं है, हो सकता है वो किसी आ, खरीदने वाले की जरूरत की चीज हो, जिसको मैंने बेचनी है उसकी जरूरत की चीज होगी, तभी वो खरीदेगा। तो छटाई की जाती है। सबसे पहले हमने छटाई करके जरूरत की चीज, मतलब जो हमारे जरूरत की चीज है उसको एक जगह रखा और जो जरूरत की चीज नहीं है उन्हें हमने अलग जगह रख लिया। अब जब हमने उनको अलग अलग कर दिया, सॉर्टिंग कर दिया, तो शैतान बोलता है कि उसको व्यवस्थित करो। मतलब जो जरूरत की चीज है उसे एक क्रमबद्ध में लगाओ, सीक्वेंस में लगाओ, सेट इन ऑर्डर करो उसका। और जो आपकी जरूरत की चीजें नहीं हैं, उन उन चीजों को उठाओ और साइड में रखो कहीं, अपने ऐसी जगह पे रखो जहां पे आप उसको कहीं एक जगह स्टोर कर सको। और जब किसी के जरूरत की जिसको देना है, बेचना है, उसको आप सीधा उठा के दे सको। तो उसे व्यवस्थित करना। अब जब हमने व्यवस्थित कर दिया, अब जो जरूरत की चीजें उन्हें क्या करना है, सफाई करनी है। क्यों सफाई करनी है? क्योंकि हम घर के अंदर रखेंगे अब उसे। पहले थोड़ी ना घर के अंदर रख देंगे फिर बाद में सफाई करेंगे, पहले हम सफाई करेंगे फिर हम घर के अंदर उसे रखेंगे, उसे प्लेस देंगे। तो क्या बोलते हैं इसको, शाइन, मतलब स्वच्छता, साफ सफाई। तो फोर्थ एस बोलता है कि अब जो आपने स्वच्छ की हैं चीजें, आपकी जो जरूरत की चीजें थी, उनको आप स्टैंडर्डाइज करो। मतलब उसका एक जगह, प्लेस, जगह बनाओ। हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी निर्धारित जगह पे होनी चाहिए। तो उसका मानकीकरण करना पड़ेगा। मानकीकरण मतलब उसका नाम देना पड़ेगा। जैसे ये बैक साइड मेरे अलमीरा है, तो इसके साइड में लिखा होना चाहिए कि अलमीरा,
कि यहाँ पे अलमीरा होनी चाहिए या अलमीरा रखी जाएगी। अगर कहीं आपके घर में टीवी लगाया गया तो वहां पे लिखा होना चाहिए टेलीविजन। आपने कहीं फोन रखना है तो जगह होनी चाहिए वहां पे फोन की, जहां पे लिखा हो मोबाइल फोन। तो जब आप एक निर्धारित जगह बना देते हैं, उस निर्धारित जगह में चीजों को रखना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप कोई चीज ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे। आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। और इस चीज से 5S से हम ये समझेंगे बाद में कि 5S करने से हम किसी भी काम को बहुत आसान और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, इवन जैसे एक टर्म बताते हैं, आप सुबह आप उठे, रात को सोए थे, सुबह उठे, उठते आपने सबसे पहले अपने जो आपका ब्लैंकेट होता है उसको फोल्ड किया, उसको रखा, अपने बेड को साफ किया। ये तो आपका काम है। आपने नहीं किया मान लो, आपने इसके लिए अपने कोई ना कोई पर्सन हायर कर रखा है, वो आएगा, आपके बेड को साफ करेगा। साफ करेगा तो वो टाइम लगाएगा। आपने अपने ही काम को करने के लिए दो बंदे रख लिए। अब दो बंदे रख लिए तो वो भी अपने समय से आएगा, उसने को कुछ भी और काम भी कर सकता था, बट आपने अपने काम के लिए उसको बिजी कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि आपने टाइम शेड्यूल ढंग से नहीं बनाया। तो 5S बताती है कि 5S के दायरे में जब हम करते हैं कोई भी काम तो वो इजी हो जाता है और बढ़िया हो जाता है। लास्ट ऐसा होता है शित्सुके, मतलब अनुशासन। अब जो हमने साफ सफाई की, आपने 4S किया, उस 4S को रूटीन में चेक करना है कि क्या अनुशासन बना हुआ है, रोज हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं क्या। ऐसा तो नहीं है किसी दिन काम किया, किसी दिन काम नहीं किया, या किसी दिन हमने ध्यान दिया काम में और किसी दिन नहीं किया। अगर आपको कोई वर्कर है तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो वर्कर क्या रोज आपको रिपोर्ट दे रहा है। अगर रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, ये अनुशासन आपको पता होना चाहिए एज ए मैनेजर। आपको जब आप इस 5S में उतरते हैं तो इस 5S को जब हम जापानीज में समझते हैं, जापान इतना अच्छा, इतना साफ सुथरी जगह क्यों है, क्योंकि वहां पे हर एक पर्सन, चाहे वो एज्ड है, mediocre है, चाहे वो छोटा बच्चा है, हर पर्सन को सिखाया जाता है 5S। तो 5S वहां पे छोटे बच्चे को महत्व, मतलब जहाँ पे पहली क्लास का बच्चा स्कूल में जाता है हमारे इंडिया में, तो सबसे पहले उसको प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। बट जापान में ऐसा नहीं है, वहां पे सबसे पहले उसके हाथ में वाइपर हाथ में पकड़ा दिया जाता है, बोला जाता है बाथरूम जाके सफाई करो। क्योंकि पहले दिन से उसे पता होना चाहिए कि सफाई करनी पड़ेगी। अगर उस बच्चे को सफाई सिखा दी जाए तो वो कभी ना तो गंदगी डालेगा, ना दूसरे को डालने देगा। पर हमारे इंडिया में आप लोगों को पता ही है, ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे हमारे पास ये 5S हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास 7 ऑपरेटिंग मोड। ये हमारी मशीन में आता है, हमारी CNC मशीन में आता है। 7 तरह के उसमें मोड होते हैं, आगे चल के हम मशीन को देखेंगे। 7 तरह के मोड होते हैं, उसमें एक एक मोड को बड़े अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि ये पहला मोड होता है एडिट। एडिट मोड क्या काम करता है, हमारे पास यहाँ पे एडिट मोड आ जाएगा सबसे पहले। वो एडिट मोड बताता है कि अगर आपको CNC मशीन में कोई प्रोग्राम डालना है नए सिरे से, या फिर पुराना कोई आपके उस प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कुछ एडिटिंग करनी है, तो आप एडिट मोड से कर सकते हैं। तो एडिट मोड में आपको नोब को घुमाना पड़ेगा और एडिट मोड में जाके आप उसको एडिटिंग कर सकते हो, या क्रिएट कर सकते हो, किसको, CNC प्रोग्राम्स को। इसके बाद आता है SVK। SVK मोड होता है सिंगल ब्लॉक की मोड। ये क्या बता रहा है कि अगर जब आप प्रोग्राम बनाते हो, पूरा प्रोग्राम बनाया, अब प्रोग्राम हमारा शुरू होता है O0001। आगे चल के हम प्रोग्राम बनाएंगे, एक एक तरीके से हम उसको समझेंगे, बट अभी थ्योरी की बात है तो हमें वो समझना पड़ेगा कि आगे चल के जब हम प्रोग्राम बनाए तो उसमें क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ सकती है। तो SBK बता रहा है कि सिंगल ब्लॉक की है। एक एक ब्लॉक जो नंबर ऑफ प्रोग्राम नंबर कमांड के साथ बनता है उसे बोलते हैं ब्लॉक। एक ब्लॉक को पहले वो पढ़ेगा, फिर मशीन बंद कर देगा। फिर हम फिर से स्टार्ट बटन दबाएंगे तो सेकंड ब्लॉक को चलाएगा, फिर मशीन बंद कर देगा। फिर तीसरा ब्लॉक चलाएगा, मशीन बंद, ऐसे वन बाय वन वो पूरे प्रोग्राम को आपको रनिंग करता हुआ दिखाता है। तो सिंगल सिंगल ब्लॉक चलता है। थर्ड वन है ऑटो मोड। इसमें आपने जो प्रोग्राम बनाया है O0001 से लेकर आपने M30 या M02 तक जो प्रोग्राम बनाया, उसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो ऑटो मोड में पूरा खत्म करेगा, तब मशीन को रोकेगा। तो इसे ऑटो मोड में पूरा प्रोग्राम रन होता है। इसके बाद आता है MDI। MDI होता है मैनुअल डाटा इनपुट।
एक ऐसा मोड जो हमारे को ये बताता है कि अगर आपको ड्यूरिंग द ऑपरेशन, अगर किसी कमांड को आपको बीच में, ऑपरेशन के बीच में आपको अगर उसे एग्जीक्यूट कराना है तो आप एमडीआई मोड में उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर कूलेंट को ऑन करना है और ऑफ करना है तो हम एमडीआई मोड में जाके कूलेंट को ऑन ऑफ डायरेक्टली इमीडिएट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के बीच में चलते हुए भी। इसके बाद होता है एमपीजी। एमपीजी होता है मैनुअल पल्स जनरेटर। अब इसमें हमारे पास अगर हम सीएनसी पढ़ रहे हैं तो दो टर्म आएंगी, एक आएगी एक्स और दूसरी आएगी जेड एक्सिस। एक्स और जेड एक्सिस में, ये एक्स और जेड एक्सिस को इसी टर्म में क्या बोला जाता है, पल्स। पल्स, अब पल्स क्या है, कोई ऐसी चीज जो कि घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, इस तरह पल्सेस चल रही है। तो मैनुअल पल्स जनरेटर में हम एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में अपने टूल को उसके होम पोजीशन से वर्क पॉइंट तक, जहां पे मटेरियल को कट करेंगे वहां तक बुलाते हैं, तो वो कुछ एक्स एक्सिस में चलेगा, जो जेड एक्सिस में चलेगा, माइनस में चलेगा या प्लस में चलेगा। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, पल्स जनरेटर। इसके बाद सेकंड लास्ट आता है जोग मोड। ये सिक्स्थ हमारा ऑपरेटिंग मोड है। और इसमें जोग मोड में हम ऊपर के जितने भी मोड हैं इन सबको अप्लाई कर सकते हैं। अकेला जोग मोड, जब भी आपको ऑपरेटर, आप भी ऑपरेट करोगे मशीन को तो आप जोग मोड में ही नॉब को रखोगे मैक्सिमम टाइम, क्योंकि जोग मोड अकेला काफी चीजों को संभाल लेता है। ZRM, ये हमारा होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये बताता है कि आपको टूल को उसके घर से वर्क प्लेस तक, होम पोजीशन से वर्क प्लेस तक बुलाना है, या मटेरियल पूरा कट हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, अब टूल को वापस उसके होम पोजीशन भेजना है, तो हम ZRN में नॉब को रखेंगे और उसमें रैपिड में एक्स और जेड को पंच करेंगे और उसे, किसको, टूल को उसके होम पोजीशन पे, या टूल को होम पोजीशन से वर्क प्लेस पे बुला सकते हैं रैपिडली। ओके, तो ये हमारे 7 ऑपरेटिंग मोड थे। हमने एक एक करके उस 7 ऑपरेटिंग मोड को समझा है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि 6 मेन फंक्शंस की क्या होती हैं। 7 ऑपरेटिंग मोड समझने के बाद ये हम 6 मेन फंक्शंस की को समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास, यहां देखो कल हमने सीआरटी स्क्रीन पढ़ी थी, तो सीआरटी स्क्रीन ये है जहां पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारे पास कैथोड रे ट्यूब होती है। इसमें हमें कोई भी, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहाँ पे कुछ एक्स एक्सिस में वैल्यू दी है, वाई एक्सिस में वैल्यू दी है, या जेड एक्सिस में वैल्यू दी है, तो ये क्या है, मेरे टूल की डायरेक्शन पोजीशन बता रहा है ये इस टाइम, कि टूल मेरा कहाँ पे है, होम पोजीशन 0 से कितना ये कहाँ पहुंचा हुआ है। तो मेरे पास ना, अगर मैं आपको ग्राफ बना के बताऊं तो एक एक ग्राफ है। इसमें मेरे पास ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम एक्स, और ये होता है हमारे पास जेड। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो बेसिकली मैं माइनस की तरफ जा रहा हूं, और अगर जेड में मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मैं माइनस की तरफ जा रहा हूं, और इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है अगर जेड, तो ये जेड किस में है, प्लस में। और अगर एक्स मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, टूल मेरा एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये किस में है, मेरा प्लस में। और ऐसे ही अगर नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो z माइनस में हो जाता है, और अगर x नीचे की तरफ आ रहा है तो x मेरा माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन है, मेरे x और z की डायरेक्शन है कि टूल कैसे कैसे चलेगा, तो कैसे माइनस लूंगा, कैसे प्लस लूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास समझने के लिए है कि ये हमारे पास 6 मेन फंक्शंस की हैं जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है पोजीशन। पोजीशन क्या बताता है कि टूल मेरा किस पोजीशन पे है। किसकी पोजीशन बता रहा है, ये टूल की पोजीशन बता रहा है कि टूल मेरा एग्जैक्ट अभी कहां पे है। और वो कौन बताएगा, ये देखो, जैसे ये एक्स में बता रहा है, ये जेड में बता रहा है, वाई में बता रहा है, ये जेड में बता रहा है, तो ये पोजीशन बता रहा है बेसिकली अभी। दूसरा आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम पूरा बना हुआ नजर आता है। हम प्रोग्राम में जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोग्राम बन के आ जाते हैं। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे प्रोग्राम बन के आ जाएंगे। हम अगर एक नंबर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, एक नंबर प्रोग्राम पूरा ओपन हो जाएगा।
और हम उसे देख सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, एडिट मोड में जाके जहां हम नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। वो सारा काम किस में होगा? प्रोग्राम में होगा, प्रोग्राम मेन फंक्शंस में होगा। इसके बाद आता है ऑफसेट सेटिंग। ऑफसेट सेटिंग, देखो ऑफसेट हमारे पास, अगर सीएनसी की बात करते हैं, ये एक अलग से एक चैप्टर भी है, हम इसको समझेंगे, उस टॉपिक में भी समझेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट होता है कि टूल को उसके होम पोजीशन से वर्क प्लेस तक की डिस्टेंस को बताना, दूरी को बताना को बोला जाता है ऑफसेट। कि टूल को दूरी बताना उसके कटिंग प्लेस तक की, टूल को वर्क प्लेस तक की दूरी बताना, इसको क्या बोला गया है? ऑफसेट। तो ऑफसेट हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है टूल ऑफसेट और दूसरा होता है वर्क ऑफसेट। तो टूल ऑफसेट में तीन तरह के ऑफसेट आ जाते हैं। पहला आता है ज्योमेट्री ऑफसेट, इसके बाद आता है वेयर ऑफसेट, और तीसरा आता है वर्क शिफ्ट ऑफसेट। हम एक एक ऑफसेट को धीरे धीरे समझते चलेंगे। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा ये ऑफसेट का, तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने ये बताया कि ऑफसेट मेरा क्या हो रहा है, टूल को दूरी बता रहा है उसके वर्क प्लेस की। और ये दो तरह के होते हैं, और दो तरह में जो टूल ऑफसेट है वो तीन तरह के होते हैं। तो टोटल ये चार तरह के होते हैं, जिसमें और भी बहुत सी चीजें समझने वाली हैं, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। इसके बाद है सिस्टम। फोर्थ मेन फंक्शन आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम में हम बेसिकली सारी चीजें देख पाएंगे, पोजीशन भी देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर, सीआरटी स्क्रीन के ऊपर, हम प्रोग्राम भी देख पाएंगे, हम ऑफसेट भी देख पाएंगे, हम और हम मेजर सॉरी मैसेज मैसेज भी देख पाएंगे। मैसेज को आप समझते हैं कि मैसेज क्या है? मैसेज क्या है कि अगर आपकी मशीन में मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको यहाँ पे ALM नजर आ रहा है, ये रेड में लिखा हुआ है। तो ALM का मतलब होता है अलार्म। तो हमारे मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें मशीन अलार्म दे देती है। अलार्म को देखना है कि क्यों अलार्म आ रहा है, तो हम मैसेज को क्लिक करेंगे। जैसे मैसेज को क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि अलार्म हमें यहाँ पे लिखा हुआ, पूरी सेंटेंस लिखा हुआ नजर आता है, और उससे हम देख सकते हैं कि अलार्म एक्चुअली बोल क्या रहा है। अगर मान लो एक एग्जांपल है, आपने मशीन को स्टार्ट कर दिया, पर मशीन को स्टार्ट करने से पहले उसका डोर जो है वो आपने बंद नहीं किया, तो मशीन अलार्म दे देगी और बोलेगी प्लीज शट डाउन द डोर। तो आपको डोर को बंद करना पड़ेगा। जैसे बंद करोगे, रीसेट का बटन दबाओगे, आप फिर से स्टार्ट का बटन दबाओगे, तो आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम मैसेज को, अब लास्ट आता है हमारे पास सिक्स मेन फंक्शंस की में, वो आता है कस्टम ग्राफ। अब कस्टम ग्राफ को समझो। हमारा टूल का इस सीआरटी स्क्रीन, मैं यहाँ पे एक सीआरटी स्क्रीन बना लेता हूँ, ये मैंने सीआरटी स्क्रीन बनाई। तो सीआरटी स्क्रीन में जब मैं जैसे ही कस्टम ग्राफ को क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जहां पे भी जिस पॉइंट पे मेरा टूल है वो एक बिंदु सा बना देगा, एक पॉइंट सा बना देगा। और जैसे जैसे मेरा टूल चलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे ड्राइंग वो ऐसे बनाता जाएगा, ग्राफ बनाता जाएगा, और मेरे को पता लग जाएगा कि मेरा जो डायग्राम बन रहा है, क्या वो एज पर मेरे नॉर्म से बन रहा है कि नहीं बन रहा। जो मुझे ड्राइंग दी गई थी, जो मेरा एक टास्क है, एक प्रोग्राम बनाना है, क्या उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम कस्टम ग्राफ से हम टूल की ग्राफिकली मेथड को समझ पाते हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत सी चीजों को समझा। हमने इसमें सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया और आपको समझाया।